BAMS को क्यों कंसीडर किया जाता है कि वाई इट इज़ इक्विवेलेंट टू और कंसीडर्ड इक्विवेलेंट टू MBBS। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि BMS वाले सर्जरी नहीं कर सकते, सर्जन तो कहला ही नहीं सकते, सिर्फ ये चूरन चटनी वाले होते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या रहते हैं कि आयुर्वेद में भाई हम एलोपैथ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक लिमिट है कि उससे हद तक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो देखा जाए तो पढ़ाई के मामले में हम ज्यादा पढ़ते हैं उनसे, लेकिन फिर भी बस लोगों की मिथ है कि वो सोचते हैं कि ये कम है MBBS से। कम नहीं है, हम ज्यादा हैं। लेकिन एक चीज बताऊं, जय हिंद दोस्तों, आयुर्वेद में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़ास है। ख़ास क्यों है? आज हमारे साथ में है स्पेशल गेस्ट जो कि है BAMS स्टूडेंट्स। तो BAMS स्टूडेंट हैं, कुछ के फाइनल एग्ज़ाम हो चुके हैं एक बार और कुछ अभी पढ़ाई कर रहे हैं, फर्स्ट प्रॉफ में हैं, सेकंड प्रॉफ में हैं। इनसे जानेंगे कि आयुर्वेद में किस तरह की चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, कितने फील्ड्स हैं, और वन ऑफ द मेजर क्वेश्चन why BAMS is better than BDS and why it is considered equivalent to MBBS। ऐसी क्या कौन सी चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप 11th-12th पास करके आ रहे हो, आयुर्वेद के बारे में आपको पता है कि BAMS किया जा सकता है गवर्नमेंट कॉलेजेस से, प्राइवेट कॉलेजेस से, और आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो पॉडकास्ट को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ में शुरू करते हैं। जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, आपका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बताइए आपके बारे में कुछ। हाय एवरीवन, मेरा नाम असद अनवर है। आई एम अ सेकंड ईयर BAMS स्टूडेंट। माय नेम इज साकिब सैफी एंड आई एम फर्स्ट प्रोफ स्टूडेंट। लास्ट ईयर मैंने अपना एडमिशन लिया था। तो बेसिकली बातें जो हमको जाननी है वो हमारा पर्सपेक्टिव, जो हमारा मेन पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि जो BAMS के लिए आने वाले स्टूडेंट हैं, एक तरह से जो भी नीट एस्पिरेंट हैं, उनके पर्सपेक्टिव में हम लोग बात करेंगे। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसको थोड़ा सा सिंपल रखें, या बताने का तरीका जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल हो, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं अभी उस तरह से, ताकि आने वाले जो बच्चे हैं हमारे, उनको चीज़ें ज़्यादा समझ में आ जाएं। सबसे पहले BAMS का ड्यूरेशन और ये सब कुछ चीज़ें कि कितना ड्यूरेशन होता है BAMS का और कितने साल में ये कंप्लीट हो जाएगा MBBS के कंपैरिजन में, बताइए थोड़ा सा। ये BAMS की पूरी ड्यूरेशन जो है ये 5.5 ईयर्स की होती है, बिल्कुल सेम एज MBBS। हमारा 4.5 ईयर का हमारा थ्योरी वाला रहता है, 1 साल की इंटर्नशिप रहती है। लास्ट में 1 साल की इंटर्नशिप जो होती है वो गवर्नमेंट कॉलेज से या गवर्नमेंट हॉस्पिटल से होगी या कहीं प्राइवेट से, कैसे करनी पड़ेगी? इंटर्नशिप जो होती है हमारी वो गवर्नमेंट कॉलेज से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से होती है। उसमें जो एलोपैथिक 6 महीने की जो होती है वो एलोपैथिक हॉस्पिटल से होती है और 6 महीने की आयुर्वेदिक हॉस्पिटल से होती है। एक सवाल मैं आपसे शुरू में पूछ लेता हूँ, लाइक बहुत सारे बच्चे क्या रहते हैं कि आयुर्वेद में भाई हम एलोपैथ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक लिमिट है कि उससे हद तक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो क्या आयुर्वेद में आपको एलोपैथ पढ़ाया जाता है? बिल्कुल, MBBS के जितने भी सारे सब्जेक्ट्स हैं वो सारे हम पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ आयुर्वेद भी पढ़ रहे हैं एक्स्ट्रा। तो हम ज्यादा ही पढ़ रहे हैं। देखते हैं अभी BDS के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि उससे तो हम ये कह रहे हैं कि ये बेटर है ना। अभी बात करते हैं कि MBBS जो है, BAMS को क्यों कंसीडर किया जाता है कि वाई इट इज़ इक्विवेलेंट टू और कंसीडर्ड इक्विवेलेंट टू MBBS। इक्विवेलेंट नहीं है, ज्यादा ही है। ज्यादा ही है, क्योंकि MBBS के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास वो हम सारे पढ़ रहे हैं। उसके साथ साथ उसका आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव जो है, आयुर्वेदिक कोरिलेशन जो है वो भी हम सारा ही पढ़ रहे हैं। तो देखा जाए तो पढ़ाई के मामले में हम ज्यादा पढ़ते हैं उनसे, लेकिन फिर भी बस लोगों की मिथ है कि वो सोचते हैं कि ये कम है MBBS से। कम नहीं है, हम ज्यादा हैं। ट्रीटमेंट के वे में, ऐसा होता है कि हम जब किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, एलोपैथ हॉस्पिटल में जाते हैं, तो हमें पता लगता है कि MBBS वाले स्टूडेंट बैठे हुए हैं कि वह सिर्फ एलोपैथ से उसका ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन हम आयुर्वेद वाले स्टूडेंट जो होते हैं, हम आयुर्वेद के साथ साथ एलोपैथ में भी उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो एलोपैथ के ही जो MBBS के स्टूडेंट होते हैं वो सिर्फ एलोपैथ से करेंगे। लेकिन हमारे पास दो ऑप्शन है। तो आयुर्वेद का जो ट्रीटमेंट है बेटर है एलोपैथ से, या बेटर है तो कितना गुना अच्छा है और किस हद तक रिजल्ट्स हैं? क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं, हॉस्पिटल भी आप जाते होंगे कॉलेज में, तो देखी होंगी आपने चीज़ें, पेशेंट्स ठीक होते हैं? बिल्कुल होते हैं। मैं आपको अपना एक केस बताता हूँ। मेरे साथ हुआ अभी कुछ दिन पहले। मेरे एक रिलेटिव हैं, तो उनको यूट्रस में इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड था, मतलब फाइब्रॉइड कह सकते हैं उसको।
फाइब्रॉइड की जो साइज था वो 5.5 सेंटीमीटर था। तो जब उनको एमबीबीएस से कंसल्ट किया उन्होंने, तो उन्होंने बोला कि ये तो बहुत बड़ा फाइब्रॉइड है और आपको तो सिर्फ सर्जरी करानी पड़ेगी, इसके अलावा आपके पास कोई सर्जिकल रिमूवल जरूरी है। लेकिन फिर उनका फोन मेरे पास आया, तो फिर उन्होंने बोला कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करा के देखते हैं इसका। हमने आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने बोला ये तो बहुत छोटा है हमारे हिसाब से। अच्छा। उन्होंने बोला कि हम 10 बाई 10 सेंटीमीटर का भी इलाज कर सकते हैं अपनी मेडिसिन से। तो फिर उन्होंने बोला कि हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इसका चलाएंगे, और 1 महीना हुआ है, उनको काफी रिलीफ है। अच्छा, एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये भी है कि लाइक बहुत सारे लोगों को, मैं जनरल पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, इंडिया के जितने भी लोग हैं, कि आपको भी ऐसा लगता है कि उनमें ये मिथ है कि आयुर्वेद में हमको रिजल्ट नहीं मिलेगा और मिलेगा तो बहुत स्लो मिलेगा। क्या ऐसा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोगों में कुछ लोगों में इस चीज़ को लेकर गलतफहमी है कि इसके रिजल्ट्स कम हैं। लोगों में ये गलतफहमी है। लोगों में ये गलतफहमी है, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर हम काम करते हैं, सबसे पहले मेन चीज हम काम करते हैं एक इंसान के शेड्यूल के ऊपर, कि वो कैसा जी रहा है, वो उठ किस टाइम रहा है, वो खा किस टाइम रहा है। तो वो सबसे पहले वो चीज सही की जाती है उस इंसान की, तभी जाके उसकी बॉडी में फर्क दिखना चालू होता है, तब जाके वो ठीक होता है। अच्छा, इसमें आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जैसे अब बात करते हैं कि आयुर्वेद क्या है, डिफाइन कर सकते हैं? ये इंडियन मेडिसिन सिस्टम है। इसमें जो बीमार लोग होते हैं उनकी बीमारी को ठीक किया जाता है, और जो स्वस्थ शरीर होता है, जो हेल्थी लोग होते हैं, उनके हेल्थ को बनाए रखते हैं। आयुर्वेद में ये किया जाता है। बहुत से लोग जो होते हैं उसमें मिथ ये बनाए हुए होते हैं कि आयुर्वेद लेट काम करेगा, और बहुत से ये सोचते हैं कि एमबीबीएस है, हम बीएमएस के पास क्यों जाएं, हमारे फील्ड में तो एमबीबीएस बैठा है, पैसे वो भी इतने लेगा, पैसे वो भी इतने लेगा, तो हम उससे क्यों ना कराएं। तो लोगों के माइंड में एक माइंड सेट हो जाता है, वो पॉजिटिव चीज ज्यादा देखते हैं, निगेटिव चीज कम देखते हैं। बीएमएस वालों को निगेटिव समझते हैं, सोचते हैं कि छोटी पैथी है इसकी, इसको कम आता होगा। तो ऐसे रिजल्ट भी हमें देखने को मिलते हैं फील्ड में। इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। इसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं, साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। साइड इफेक्ट भी इसके कुछ नहीं होते। अच्छा, एक ज़रूरी चीज़ लाइक आज के टाइम पे क्या है, जो हम ट्रेंड देख रहे हैं वो ये है कि पहले क्या था, बच्चा अगर उसके नीट में अच्छे मार्क्स आए हैं, एमबीबीएस नहीं मिल रहा है, तो वो बीडीएस को कंसीडर करता था। बट एज इफ़ नाउ अगर हम देखें ट्रेंड को, तो वो बीएमएस की तरफ जा रहा है। तो व्हाट इफ़ यू कंपेयर बीएमएस वर्सेस बीडीएस, तो विच वन इज़ बेटर? ऑब्वियसली बीएमएस बेटर है। बीडीएस बीएमएस कर रहे हो तो नहीं नहीं नहीं, अगर मैंने चूज किया है बीएमएस, तो मैंने कुछ सोच के चूज किया है। मेरे को गवर्नमेंट सीट बीडीएस मिल रही थी, वो छोड़ के मैं गवर्नमेंट आपको बीडीएस मिल रही थी, लेकिन मैंने वो छोड़ के बीएमएस चूज किया, क्योंकि मेरे दिमाग में भी क्या चल रहा था। स्पेसिफिक रीजन ये था कि मैं सिर्फ बॉडी के एक पार्ट को लेकर नहीं रहना चाहता पूरी जिंदगी। मेरा जो मोटिव था कि लोगों की जिंदगी बचानी है, वो बीडीएस को लेकर तो पूरी नहीं कर पाता, मैं अपने बीएमएस लेकर ही उस जिंदगी, उस अपने ख्वाहिश को पूरी कर पाता। बीडीएस आपका छोड़ने का मेन रीज़न ये है कि दैट इज़ लिमिटेड टू ओनली टीथ और ओरल सर्जरीज और ओरल हेल्थ। और आयुर्वेद में फिर बताइए, आपने जो चूज़ किया है, आपके फाइनल एग्ज़ाम्स हो गए फर्स्ट प्रॉफ के, तो इसमें क्या क्या आपको पढ़ने के लिए मिलता है? मेनली सब्जेक्ट्स जो है एमबीबीएस वाले सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं हम, जैसे एनाटमी है, फिजियोलॉजी है, उसके साथ साथ आयुर्वेदिक एनाटमी भी आती है, आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी भी आती है, साथ में संस्कृत एडिशनल सब्जेक्ट के तौर पे आता है, जो बिल्कुल बेसिक है। 8th क्लास का बच्चे 8th क्लास में जो हमने संस्कृत पढ़ी थी वो सेम वही है। तो हिंदी व्याकरण, हिंदी ग्रामर के जैसा था ना? 8th क्लास में जो हम संस्कृत पढ़ी थी वो आपको ग्रेजुएशन में बीएमएस में पढ़ने के लिए बीएमएस में फर्स्ट ईयर में पढ़ने। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है कि जो आईसीएससी बोर्ड से आता, सपोज समवन इज कमिंग फ्रॉम आईसीएससी बोर्ड, मार्शमेलो की तरह सॉफ्ट बच्चे, मार्शमेलो की टॉफीज आती हैं, अब उनको एकदम से भयंकर तुम सिलेबस उठा के दे दो, संस्कृत दे दो उनको, तो कवर कर लेंगे वो लोग? मैं अपनी बताता हूँ ना, मैं खुद आईसीएससी बैकग्राउंड अच्छा, तो बीएमएस में लेने से पहले थोड़ी बहुत झिझक थी इस बात की। आईसीएससी बैकग्राउंड में टोटल इंग्लिश पे ही फोकस किया जाता है। हमने बचपन से इंग्लिश पढ़ी है, इंग्लिश बोली है स्कूल में। अब एकदम से हिंदी को तो एज अ सेकेंडरी लैंग्वेज मान रहे थे वहां पे। अब हिंदी में ये था कि अब हिंदी पढ़नी है, जाके कैसे होगा, संस्कृत पढ़नी है। मैंने अपने पेरेंट्स से भी बात करी, पेरेंट्स ने बोला कि देयर इज नथिंग यू कैन नॉट डू। उन्होंने ऐसा उन्होंने ये बात मेरे दिमाग में स्ट्राइक की एकदम, कि ऐसा तो कुछ है नहीं कि मैं कर नहीं सकता हूँ। अब हिंदी बोलते हुए आ रहे बचपन से, तो फिर हम लिख क्यों नहीं सकते उसको?
अब यही बात थी। संस्कृत कवर कर लिया, बहुत आराम से हुआ, एग्जाम हो गए, पास हो जाएंगे इंशाल्लाह। आएंगे सबके सामने रिजल्ट जो है कि पास हो गए कि नहीं, रील बना के डालना पड़ेगा एक में पास हो गया। ये तो चीज आईसीएससी स्टूडेंट के लिए होती है, लेकिन यूपीएससी बोर्ड वाले जो स्टूडेंट होते हैं इनके लिए भी एक चीज होती है। वो ये सोचते हैं कि चलो आयुर्वेद हम तो पढ़ लेंगे, हम हिंदी मीडियम से के स्टूडेंट हैं, लेकिन यहाँ जो मॉडर्न आएगा, यहाँ जो हमारे पास एनाटॉमी आएगा, फिजियोलॉजी आएगा, हम कैसे कवर करेंगे। जो आईसीएससी स्टूडेंट वालों का वे होता है ना कि हम आयुर्वेद कैसे करेंगे, उससे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये होता है कि हम इंग्लिश कवर कैसे करेंगे। अच्छा, जो यूपी बोर्ड से आ रहे हैं वो हिंदी मीडियम से हैं और उनका यहाँ पे ये है जो मॉडर्न सब्जेक्ट्स हैं, तो मतलब इतना ज़्यादा सिलेबस है, वास्ट सिलेबस है कि सभी कुछ डाल दिया है। आयुर्वेद की चीज़ें भी डाल दी हैं, मॉडर्न की चीज़ें भी डाल दी हैं, प्लस एडिशनल भी डाल दिया है। सब्जेक्ट्स के बारे में बताइए कुछ, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो होता है हमारे पास, एक तो एनाटॉमी होता है मॉडर्न, और मॉडर्न के साथ एक आयुर्वेद होता है, आयुर्वेद में एनाटॉमी। एक हमारे पास फिजियोलॉजी होता है, फिजियोलॉजी का आयुर्वेद होता है। फिर हमारे पास फिर उसमें एक संहिता सब्जेक्ट होता है। एक एडिशनल सब्जेक्ट हमारे पास संस्कृत होता है, और उसके कुछ इसमें ओपन इलेक्टिव्स भी होते हैं। हर एक आपने कहा था ना कि जैसे कि एमबीबीएस के जैसे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हाँ। उससे कंपैरिजन करें तो क्या क्या सब्जेक्ट्स आपके पास में हैं? फिर ओपन इलेक्टिव हमारे पास 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं मेन, जो कंपलसरी होते हैं चूज करने के लिए। उसमें हमारे पास जैसे फिजियोथेरेपी है, माइक्रोबायोलॉजी है, और माइक्रोबायोलॉजी बीएमएस में हाँ पढ़ते हैं आप। ला दिया छोड़ा ही नहीं कुछ भी। नाम के लिए छोड़ा है, लेकिन एडिशनल के तौर पे हम ले आए हैं हमारे पास, और वो भी हमें क्लियर करना है, वो भी उसके भी पढ़ना ही है वो भी। और लाइक इसमें अगर हम बात करें एमबीबीएस से थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं, लाइक हर एक पैथी अपने अपने में सक्षम है, वो बेस्ट होती है, उसका अपना सारा कंसेप्ट होता है। बट कंपैरिजन का रीज़न यहाँ पर मेनली ये है कि जो स्टूडेंट 12th क्लास के बाद में वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसको क्या चूज़ करना है, तो वो कंपेयर करके ही देखता है। तो मेन मोटिव कंपेयर करने का ये है। मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा है और वो बहुत ज़्यादा बुरा है। कंपैरिजन का मेन मतलब है कि जो चूज़ करने वाले हैं स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स हैं, वो चूज़ कर पाएँ। तो अगर कंपेयर करें एमबीबीएस से, लाइक इन टर्म्स ऑफ पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमबीबीएस वाले गायनी में करेंगे, एना में करेंगे, फिजियो में करेंगे, और वो पीडिया में करेंगे, और वो फिर उसके बाद में कार्डियो में भी करेंगे, ओंकोलॉजी में करेंगे, गैस्ट्रो में करेंगे। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। इफ़ वी कंपेयर ऑल दो सब्जेक्ट्स, ऑल दो स्टफ फ्रॉम BAMS कि भाई यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं पीजी में, तो कितने ब्रांचेस हैं जो मेनली उनमें कर सकते हैं? मेनली तो देखो 8 ब्रांचेस बताए गए हैं हमें, जिसको अष्टांग आयुर्वेद बोला जाता है। तो आयुर्वेद के 8 अंग हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे जैसे जनरल मेडिसिन है, सर्जरी है, और पीडियाट्रिक्स है, गायनी है, तो ये वाले सारे सब्जेक्ट्स इसके अंदर होते हैं। इसके अलावा भी जितने भी हमारे सारे ये सब्जेक्ट्स जो हम पढ़ रहे हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, और इनके अंदर भी हम MD कर सकते हैं आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर्जरी भी अब इंक्लूड हो गई है, सर्जरी भी हम कर सकते हैं, जनरल सर्जन बन सकता है कोई भी इंसान। उसमें ये भी पढ़ा था मैंने, शायद अभी आप मेरे साथ तो जूनियर ही होगे, कि अप्रॉक्सीमेटली 58 टाइप्स के सर्जरीज़ थे जो परफॉर्म किए जा सकते हैं आफ्टर BAMS। एंड एलोपैथिक मेडिसिन की भी पूरी एक लिस्ट थी, हालांकि हम लोग इसको स्क्रीन पे भी दिखा देंगे कि उसमें मेजॉरिटी ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन जो थे, जो इवन उसमें अभी मैं 2023 का एक वो पढ़ रहा था, गैजेट नोटिफिकेशन में पढ़ रहा था, उसमें गैजेट नोटिफिकेशन में ये मेंशन था कि भाई आपके सिलेबस में जितनी कुछ चीज़ें हैं ना, आप वो सब कुछ BAMS करने के बाद में जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। जितनी सर्जरीज आप अपने PG के टाइम पे पढ़ते हो MS में, आप वो सब कुछ प्रैक्टिस कर सकते हो। इवन आप अगर किसी चीज़ की एडिशनल ट्रेनिंग लेते हो ना, आप वो भी प्रैक्टिस इसमें जो है वो कर सकते हो, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये सब कुछ सारी चीज़ें थी। अब इसमें आपने कहा कि गवर्नमेंट BDS मिल रहा था, आपने वो डिच करके उसको ये इसमें एडमिशन ले लिया। BDS और BAMS सैलरी वाइज थोड़ा कंपैरिजन देखते हैं, क्योंकि कंपैरिजन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो बच्चा अब पढ़ाई करेगा कल को वो काम भी करेगा। आफ्टर ऑल सबको अपना घर चलाना है, अर्निंग्स सबके लिए ज़रूरी होते हैं। तो सैलरी थोड़ा सा बताइए BAMS में, जैसा आप अपने प्रोफेसर्स को देखते हैं, डॉक्टर लोग को देखते हैं, कितना अर्न करते हैं वो, मिनिमम मैक्सिमम? देखिए, मिनिमम की बात करें तो BAMS के बाद अगर फॉरन एज अ फ्रेशर कोई ज्वाइन करना चाहते हैं तो अराउंड 25 to 30 के मिल जाते हैं उसको स्टार्टिंग में।
और 25 to 25 to 30 after के BMS. आफ्टर बीएमएस एज अ फ्रेशर as a fresher. स्टार्टिंग में, बिल्कुल जिसमें उसको कुछ आता भी नहीं है, इंटर्नशिप के फौरन बाद जब स्टार्ट करते हैं। उसके बाद में मैक्सिमम ये पहुंचती है अराउंड 40 अगर हम BMS. आफ्टर बीएमएस BMS. सिर्फ। अगर हम बात करें आफ्टर एमडी या फिर एमएस की बात करें तो पीजी में तो ये स्टार्ट हो जाती है 60 से। एग्जेजरेट तो नहीं कर रहे हैं? नहीं नहीं, देख के बताया, मतलब लाइव एग्जांपल्स। लाइव एग्जांपल देख के बता रहे हैं, हमने अपने टीचर की सैलरी देखी है। अच्छा, टीचर्स का जो असिस्टेंट प्रोफेसर आपके हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो जॉब होती है, उनकी जो पोस्ट पे सैलरी स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 60 के से स्टार्ट हो जाती है। ओके, हाँ 60 के से। लेकिन ये है, अगर असिस्टेंट प्रोफेसर से आप डीन बनते हैं या आप एसोसिएट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, अब कितने तक जा सकती है सैलरी? हाँ सैलरी 60 के से प्लस जा सकती है, 80 जा सकती है, 1 लाख तक जा सकती है। डीन अगर कोई बन जाता है, लाइक मैं वही बच्चों को मैं भी समझाता हूँ कि यार तुम ये देखो ना, जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें जो इनके डीन बैठे हुए हैं वो भी तो आयुर्वेद वाले हैं, उनका सैलरी भी तो लाखों में। तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि भाई हमें 20-25 हज़ार मिलेंगे? या तो तुम खुद को थोड़ा लो देख रहे हो, कम आंक रहे हो खुद को, और अगर आपको अच्छे से कॉन्फिडेंस हो खुद पे तो आप उस पोस्ट उस ये देखोगे ना, उस फील्ड में मुझे टॉप पे कैसे पहुंचना है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे ऑल इंडिया आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज है, पीजी मेडिकल कॉलेज, और हमारा एनआईए है जयपुर में, जयपुर इनके जितने भी डीन वगैरह है या फिर इनके एसोसिएट प्रोफेसर हैं, उनकी सैलरी अबव 1 लाख होती है, अबव 1 लाख स्टार्टिंग है। डीन की बात करें तो डीन तो 2 लाख से कम तो लेता नहीं कोई भी कॉलेज। अगर ये सबसे बड़े कॉलेज है ये, तो इनके तो 2 लाख से भी ज्यादा ही होगी सैलरी का पे स्केल 2.5 लाख 3 लाख तक आराम से हो जाता है। तो सैलरी वाइज अच्छा है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट प्राइवेट हॉस्पिटल्स, जॉब्स इन प्राइवेट सेक्टर आफ्टर पीजी या आफ्टर पीएचडी, तो एक डॉक्टर, बीएमएस डॉक्टर कितना अर्न कर सकता है एक हॉस्पिटल में अगर वो जॉब कर रहा है? तो देखिए, ये हमारे पास अब 2 चॉइसेस हैं, एक आयुर्वेदा प्रैक्टिस करने के लिए, एक एलोपैथिक प्रैक्टिस करने के लिए। ओके, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स में, एलोपैथिक हॉस्पिटल्स में। अगर हम एलोपैथिक हॉस्पिटल्स में भी जॉब करना चाहते हैं तो हमें आराम से जॉब मिल जाती है, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 65 to 70 आफ्टर पीजी। आफ्टर पीजी। और आयुर्वेद में तो उससे भी और अबव जाता है। कुछ कंपनीज के नेम, बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं इसमें जॉब कर सकते हैं हम आयुर्वेद प्रैक्टिस के साथ। जैसे डाबर होता है, जीवा होता है, पतंजलि होता है, और भी बड़ी बड़ी कंपनी है, उसमें हम आयुर्वेद प्रैक्टिस के बाद जब हम अच्छी पोस्ट पर जाना चाहते हैं या अच्छी सैलरी अर्न करना चाहते हैं तो हम इनमें कर सकते हैं अपनी जॉब, आराम से मिल जाती है इनमें। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, कोई एक ऐसा मेडिसिन अगर आप जानते हो जिसको लोग ये समझते हैं कि ये एलोपैथिक होगा, सिर्फ किस वजह से एलोपैथिक होगा कि उसको एक एलोपैथिक डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है, लेकिन वो है आयुर्वेदिक। कोई ऐसा मेडिसिन जानते हैं आप लोग? एक नहीं है, बहुत है। ये लिव 52 एक ऐसा प्रोडक्ट है जो प्योरली आयुर्वेदिक है, लेकिन जितने भी एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं लिवर के लिए वो यही वाला मेडिसिन ही प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी में, क्योंकि उनके पास लिवर के लिए इससे बेस्ट मेडिसिन है भी नहीं। बहुत से लोग समझते हैं कि एलोपैथिक मेडिसिन है ये, सभी समझते हैं अभी तक। जिसको नहीं पता उनको तो ये लगेगा कि एलोपैथिक मेडिसिन ही है ये। और एक इनो है, इनो मोस्ट कॉमनली यूज्ड, काम शुरू करे 6 सेकंड में। इनो 6 सेकंड में काम कर रहा है, और हम बोलते हैं कि आयुर्वेदा जो है बहुत लेट काम करता है। अरे ये तो सबसे बेस्ट एग्जांपल बता दिए। इनो जो है, जितने भी उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे आयुर्वेदा से ही लिए गए हैं। इनो आयुर्वेदिक है, आयुर्वेदिक, प्योर आयुर्वेदिक। उसके बाद एक एम्लिग्योर डीएस सिरप आता है जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। यूज होता है नीरी होता है, नीरी की टैबलेट्स आती हैं और उसका सिरप भी यूज होता है। नीरी भी एक प्रोडक्ट है जो हम किडनी स्टोन्स के लिए मेनली उसको यूज किया जाता है। उसके सिरप भी आते हैं, टैबलेट्स भी आती हैं, जो बेस्ट काम कर रहा है किडनी स्टोन के अंदर। अच्छा, एक ज़रूरी चीज़ और, जो एस्पिरेंट हैं जो 12th क्लास के बाद प्रिपरेशन कर रहे हैं अपनी, अगर वो इस चीज़ में कंफ्यूज हो कि भाई प्राइवेट एमबीबीएस लें जिसका खर्चा जो है वो 1-1.5 करोड़ चला जाएगा इजीली, बीडीएस वो लोग यही असमंजस में है कि हम सिर्फ ओरल हेल्थ पर ज़्यादा रह जाएंगे, ओरल सर्जरीज़ हैं और ये दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, इसमें सर्जन बन जाएं, इसके फिजिशियन बन जाए तो वो एक थोड़ा स्पेसिफिक हो जाता है। और बीएमएस में वो ये डरते हैं कि आयुर्वेद रहेगा, पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं।
तो अगर आपके पर्सपेक्टिव से पूछना चाहें तो आप लोग रिकमेंड करेंगे? बिल्कुल करेंगे। बीडीएस ना लेकर मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि आप बीएएमएस में ही आए। उसके अंदर आपको बहुत सारी फील्ड्स मिल रही है, एक बहुत अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है इन कंपैरिजन टू बीडीएस। बीडीएस में सिर्फ ओरल हेल्थ को लेकर ही रह जाते हैं, बीएमएस में हम पूरी बॉडी की हेल्थ को देख रहे हैं। हेल्दी पर्सन की हेल्थ को मेंटेन करना है और जो हेल्दी नहीं है उसको दोबारा से हेल्दी बनाना है। प्लस इसमें जो फील्ड्स हैं उसमें भी फील्ड्स जो आती हैं उसमें एक हमारी एलोपैथ अलग हो जाती है और आयुर्वेद अलग हो जाती है। जो लोग सोचते, जो स्टूडेंट सोचते हैं ना कि हम एलोपैथ करना चाहते हैं एमबीबीएस के बाद, इतना पैसा लगाने के बाद, वो बीएमएस करने के बाद भी एलोपैथ कर सकते हैं। इसमें भी कर सकते हैं ऑफिशियल सकते तरीके से। गैजेट नोटिफिकेशन तो है, मैं दिखा भी दूंगा उसको स्क्रीन पे कि लिस्ट ऑफ मेडिसिन हैं वो हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं एलोपैथ मेडिसिन, और लिस्ट ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं जो आयुर्वेद वाले। बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं, बहुत से स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हम एलोपैथ तो कर रहे हैं, एलोपैथ के बाद क्या सर्जरी नहीं कर सकते? बीएमएस में तो सर्जरी नहीं है अलाउ, क्योंकि हम बाहर सोचते हैं, लोगों से सुनते हैं, बहुत से डॉक्टर्स भी कहते हैं कि बीएमएस वाले सर्जरी नहीं कर सकते, सर्जन तो कहला ही नहीं सकते, सिर्फ ये चूरन चटनी वाले होते हैं। इस तरह का हमारा माइंड सेट किए हुए होते हैं, तो हमें करन नहीं देते वो कुछ। तो ऐसा नहीं है कि बीएमएस के बाद हम सर्जरी नहीं कर सकते, सर्जरी कर सकते हैं हम। लिमिट है, लिमिट के साथ कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। इसमें कुछ और ज़रूरी चीज़ें लाइक अगर हम कंपैरिजन करें फ़ीस स्ट्रक्चर वाइज, आपका प्राइवेट कॉलेज की बात करते हैं, अगर बीडीएस हम देखेंगे प्राइवेट कॉलेज तो वो काफ़ी महंगा कॉस्टली पड़ जाता है। वो भी एमबीबीएस के तो कहने ही क्या है, 1.5 करोड़ का पैकेज आपका होना चाहिए मिनिमम से मिनिमम, तब कर पाएंगे। बीएमएस प्राइवेट कॉलेज से कितने कितने फ़ीस स्ट्रक्चर पे हो जाएगा लाइक? ये कोई भी कॉलेज चूज करोगे तो 10 to 15 लाख के बीच में आपका जितना भी ये फीस है ये सारी हो जानी चाहिए, इतने में हो जाती है। हाँ, आगे वहाँ का रहने का खर्चा वो तो पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो कितना खर्च करता है। हॉस्टल जनरली सब जगह 80,000 से लेके 1 लाख के बीच में मिल जाते हैं, वो तो एक डिफरेंट चीज़ हो गई। लेकिन जो ट्यूशन फ़ी है वो आपका 10 से 15 लाख के बीच में उत्तर प्रदेश में कंप्लीट कोर्स है या पर ईयर? कंप्लीट कोर्स 4.5 ईयर्स 4.5 ईयर्स ये कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद में ये एक बहुत बड़ा मेन कंसर्न है बच्चों के बीच में कि भाई आप लोग जब कॉलेज में जाते हो, थ्योरी तो आप जो पढ़ते हो वो पढ़ते ही हो, प्रैक्टिकल्स में क्या क्या करने के लिए मिलता है आपको? प्रैक्टिकल्स में हम डाइसेक्शन कर रहे हैं, फुल बॉडी डाइसेक्शन मिलता है हमें फर्स्ट प्रॉफ के लिए, 1.5 साल के लिए डाइसेक्शन करते हैं पूरी बॉडी का। उसके साथ साथ हमें फिजियोलॉजी के जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं हमारे, उसमें जैसे हमारा एचबी निकालना है, हीमोग्लोबिन है और हमारा ब्लड ग्रुप है, काफी सारे प्रैक्टिकल्स होते हैं, वो भी हम करते हैं। उसके साथ साथ सेकेंड ईयर की बात करें, जितना भी मेडिसिन प्रिपरेशन है वो भी हम सारा सीखते हैं कि यार कौन सी मेडिसिन कैसे बनती है, उसका कॉम्पोजिशन क्या है, वो वाला सारा, और भी बहुत सारे प्रैक्टिकल्स लगा सकते हैं। फील तो फर्स्ट ईयर में ही आ जाता है हमें, क्योंकि जब हम डाइसेक्शन करते हैं क्योंकि वो प्रॉपर यार मेडिकल कोर्स ही है और प्रॉपर एक पैथी है, और बहुत से लोग इसको कम आंकते हैं थोड़ा सा, तो वो एक मिथ बन गया है लोगों में कि ये ऐसा नहीं है, जबकि वो प्रॉपर आप डॉक्टर बन जाएंगे, नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं, तो काफ़ी सही है। ओवरऑल एक्सपीरियंस आप दोनों का अभी तक का बीएमएस में कैसा? मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा, जब मैंने एडमिशन लिया उसके बाद में जब मैंने पहला कदम कॉलेज में रखा तो इतनी भीड़, इतना सीनियर्स थे कि ये रैगिंग तो नहीं लेंगे या हमें डांटेंगे तो नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। जब हम गए 1 महीने हमारा सर बिछ गया, जब हमने इतना बड़ा सिलेबस देखा, आयुर्वेद अलग मॉडर्न अलग, क्योंकि हमने दोनों एक साथ कभी पढ़ा नहीं। अब हमने थोड़ा थोड़ा टाइम गया, 2 महीने गया, 3 महीने गया, उसके बाद पता चला 2 महीने बाद हमारे एग्जाम आ रहे हैं, अब कैसे करेंगे। तो हमारे जो सीनियर थे, जैसे ये असद सर हैं हमारे सीनियर, तो ये हेल्प कर देते हैं, तो चीजें थोड़ा स्मूथ हो जाती हैं और पता चल जाता है। तो इनकी हेल्प से हमें ये पता चला कि किस चीज को किस तरह से हमें कोलेट करना है, किस तरह से हमें पढ़ना है। मजा आता है पढ़ने, अब तो मजा आने लगा। आपका एक्सपीरियंस स्टार्टिंग में तो बहुत खराब रहा था। हाँ, आईसीएसई स्टूडेंट था, पहली संस्कृत क्लास हुई थी, तो क्लास एंड होने के बाद मुझे लगा कि मैं कहाँ फंस गया। अच्छा, हाँ, ऐसा लगा था कि मतलब ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं तो मेडिकल पढ़ने के लिए आया था, संस्कृत भी आ रही है और हमारा समिता भी आ रही है, तो ये देख के बहुत अजीब सी फीलिंग थी। लेकिन सीनियर्स की काफी हेल्प मिली, सीनियर्स ने काफी समझाया कि नहीं ऐसा नहीं है। उसके बाद में संस्कृत बहुत इजी होती चली गई, जब हम संस्कृत का देखा कि ये तो बहुत बेसिक ही है, बेसिक ही पढ़ रहे हैं, तो फिर बहुत इजी हो गई। और अब मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ कि डिस्टिंक्शन आ जाए संस्कृत में। अच्छा, ये एक चीज़, अभी मज़ा आ रहा है आपको पढ़ने में?
ऐसा लगता है कि आपने BDS छोड़ के गलती तो नहीं की? बीडीएस छोड़ के गलती बिल्कुल नहीं की। बीएमएस में आप बहुत अच्छे लेवल पर प्रैक्टिस कर पाएंगे? जी बिल्कुल। क्योंकि बच्चों का मेन कंसर्न यही है कि मैं वहाँ जाके चलो पढ़ तो लूँगा, बाद में कर पाऊँगा कि नहीं, कुछ अर्निंग्स कर सकता हूँ। एक मैक्सिमम कितने तक आपने देखा है कि कोई आयुर्वेद वाला जो है वो अर्निंग्स कर रहा हो? मैक्सिमम अगर अपना क्लिनिक कोई चला रहा है तो मैंने उसको 5 to 6 lakhs भी देखा है पर मंथ। बहुत। मैं बताऊँ, मैंने देखा है आयुर्वेद वालों को एक साल में 1,000 करोड़ रुपए भी कमाते हैं। पतंजलि यार इतना बड़ा कंपनी है, आयुर्वेद पे बेस्ड है पूरा का पूरा, हज़ारों करोड़ का टर्नओवर है। तो जो लोग ये बोलते हैं ना कि हमको जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, कितना कमा पाएंगे, यार तुम्हारे अंदर करेज होना चाहिए करने का, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, रिस्क लेने की हिम्मत होनी चाहिए, करना आना चाहिए तुमको, हज़ारों करोड़ भी कमा सकते हो तुम। गलत कह रहा हूँ क्या? बिल्कुल सही। बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना। ठीक है, लास्ट में जो एस्पिरेंट्स आने वाले हैं, अगर वो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, बहुत सिंपल सा आंसर क्या करेंगे? BMS लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। लेना चाहिए। सक्सेस मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है सक्सेस। मैं तो बोलूंगा डेफिनेटली बीएमएस को ही चूज करना। अगर बीडीएस और बीएमएस के बीच में कंफ्यूजन है तो बीएमएस को ही चूज करना। इससे बहुत सारी फील्ड्स आगे आपके लिए निकलेंगी। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप सिर्फ एक चीज के लिए कंसर्न रह गए। उसमें बहुत सारी फील्ड्स हैं। मेरे माइंड में बहुत सारी चीजें हैं इस टाइम जो मैंने सोची हुई है कि मुझे आगे ये करना है और वो अचीव होगा भी अगर पहले आपको उन चीज़ों के बारे में मालूम था कि जितने इसमें फील्ड्स हैं, जितने इसमें ये सब्जेक्ट्स हैं, स्पेशलिटीज़ हैं, कि इसमें ये सब कुछ आपको मिलेंगे, पहले आपने सोचा था? बाद में आने के बाद में आपको आइडिया लगा कि अरे इसमें इतना कुछ है? बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो टीचर्स ने बताई हमें कि आपके पास ये भी फील्ड है, आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। एक ये मिथ और होती है कि बीएमएस में जो डॉक्टर्स हैं वो बाहर कंट्रीज में, फॉरेन में वैलिड नहीं है, फॉरेन में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो ये भी ऐसा नहीं है, मैंने खुद देखे हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया में काफी बंदे जॉब कर रहे हैं, काफी लोग हैं, उन्होंने अपने पूरी आयुर्वेदिक क्लिनिक है, पंचकर्मा क्लिनिक चला रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में और काफी अच्छे चल रहे हैं। वो लोग तो बहुत अच्छा अर्न करते हैं, करोड़ों में कमाते हैं वो लोग। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आप लोग आए, थैंक यू सो मच विज़िट करने के लिए। कभी ज़रूरत होगी जूनियर्स को आपसे कनेक्ट करने की तो आपसे ज़रूर कनेक्ट करवाएंगे, क्योंकि किसी स्टूडेंट का करियर संवर जाए आपकी वजह से, उससे अच्छी बात शायद ही कोई और हो सकती है। थैंक यू सो मच विज़िट करने के लिए। आज के पॉडकास्ट को यहीं पर ख़त्म करते हैं। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।